नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने घटनासार की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके टोटल 6 पार्ट आ चुके हैं। आज हम 7वें पार्ट में नेशनल करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैंने इस सीरीज़ को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट किया था जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों को फ़ायदा हो, क्योंकि ये बुक केवल हिंदी मीडियम में आती है। इसकी वजह से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ते हैं। चलिए आज के 7th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बुक का नाम क्या है? घटना चक्र। हमने इसमें पिछले वाले 6 पार्ट में 18th लोकसभा को डिटेल में कवर किया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर देखिए। बहुत होलिस्टिकली कवर किया गया है और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उससे 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, तो प्लीज़ एक बार जाकर उसे ज़रूर देखना। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का करंट अफेयर, पहला करंट अफेयर है बांग्लादेश से रिलेटेड। तो बांग्लादेश तो अभी बहुत न्यूज़ में है। तो अब उसकी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। अब वहाँ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनका नाम यूनिस से शुरू होता है। अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ और उनके बारे में आपको बतानी है कि उनको क्यों चुना जा रहा है, उनके नाम कोई उपलब्धि है क्या। चलिए, तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आई थी तो उन्होंने भारत में आके कई सारे एग्रीमेंट साइन किए थे। तो क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए थे उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे 9 जून के बारे में लिखा हुआ है। तो आप बताइए 9 जून को मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शपथ समारोह थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की। 9 जून को 2024 को शपथ समारोह थी। उसमें हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को बुलाया था। तो उसमें बांग्लादेश की पीएम भी आई थी। ठीक है, तो इसलिए 9 जून डेट आपको एक याद रखनी है। आगे चलते हैं। हमने बांग्लादेश के साथ तीस्ता रिवर एग्रीमेंट कर रखा है। तीस्ता रिवर को लेके एग्रीमेंट कर रखा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टोटल 56 रिवर के आसपास हैं। कितनी? 56 रिवर के आसपास हैं। ये एक डेटा आपको याद करना है। दूसरा, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी को साइन कर रखा है। 1996 में ही ट्रीटी हुई थी, गंगा वाटर ट्रीटी। अभी रिसेंटली इस पर बातचीत भी चली थी, नेगोशिएशन चला था जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ की इंडिया आई थी। अच्छा, बांग्लादेश में एक पोर्ट है मोगला पोर्ट, उसको भी इंडिया डेवलप कर रहा है। क्या नाम है? मोगला पोर्ट। इसके अलावा मैत्री थर्मल पावर प्लांट है। क्या? मैत्री थर्मल पावर प्लांट, इसको भी इंडिया की मदद से बांग्लादेश में डेवलप किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, अभी जो बांग्लादेश की पीएम आई थी तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन सेवा स्टार्ट करने की बात की गई थी। उस ट्रेन सेवा कहाँ से कहाँ तक? राजशाही से कोलकाता तक। राजशाही से कोलकाता तक। ठीक है, और एक नई बस सेवा शुरुआत करने की बात की गई। बस सेवा कहाँ से कहाँ तक? चटगांव से कोलकाता तक। यहाँ तक क्लियर है? चटगांव से कोलकाता तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिटी का नाम लिखा हुआ है, रंगपुर सिटी। रंगपुर सिटी कहाँ पर है? रंगपुर सिटी बांग्लादेश में है। यहाँ पे ये बात इंडिया ने कही है कि हम असिस्टेंट हाई कमिश्नर बनाएंगे। क्या? नया सहायक उच्चायोग खोलेंगे जिससे नॉर्थ वेस्ट की बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, उसको, वहाँ के लोगों को फायदा हो। ठीक है, इसके अलावा हमने इंडिया बांग्लादेश के बीच में डिजिटल एग्रीमेंट करने की बात की है। नीली अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है कि इसमें भी सहयोग करेंगे, मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन की बात की गई है, ब्लू इकोनॉमी की बात की गई है। तो ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? ब्लू इकोनॉमी हमारी मछली पालन से रिलेटेड है, फिशरीज से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा स्पेस से रिलेटेड बात की गई है, बट ये आपको इतना नहीं पढ़ना है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वो पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखिए, जैसे इंडिया का विजन है विकसित भारत। क्या है? विकसित भारत। कब तक हमें विकसित भारत बनाना है? 2047 तक। ऐसे ही बांग्लादेश का विजन है स्मार्ट बांग्लादेश। क्या है? स्मार्ट बांग्लादेश। और ये कब तक बनाना है उसको? 2041 तक। ये आपको याद रखना है। अब स्मार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये फ्यूचर में बताएगा, क्योंकि अब बांग्लादेश की पीएम नहीं रही, वहाँ पे कू हो गया है और मिलिट्री का शासन आ गया है। लेकिन अभी रिसेंटली नए पीएम को नए पीएम बनकर इंटरिम तौर पे बन के आ रहे हैं। वहाँ के लोगों ने डिक्लेयर किया है ये। उनका नाम यूनुस से शुरू होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में आपको इतना याद रखना है। ये 2041 भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कोझिकोडे भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित, मतलब यूनेस्को ने कोझिकोडे सिटी जो केरल का है उसको क्या घोषित किया है? सिटी ऑफ लिटरेचर। क्या? सिटी ऑफ लिटरेचर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देखिए, यूनेस्को ने
कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, तो कोझिकोडे को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कालीकट नाम से। आपने वही सुना होगा जहां पे वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा कब आया था इंडिया में? 20 मई 1498 को आया था। तो ये वही शहर है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि कोझिकोडे को 2012 में मूर्तियों का शहर भी बोला गया था। क्या? मूर्तियों का शहर भी बोला गया था। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट। पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट, पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट, ये 2024 ये लागू हो गया है। तो इसके संबंध में अधिसूचना कब जारी की गई थी? 21 जून को। यहीं अगर मैं आपसे ये पूछता हूं 21 जून क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड योगा डे। और इंडिया ने पहल की थी यूएन में, तब से ये वर्ल्ड योगा डे स्टार्ट हुआ था। अगर मैं आपसे ये पूछूं इसकी थीम क्या है इस साल की, तो थीम है योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर कि योगा डे की शुरुआत कौन से ईयर में की गई, ये आपको कमेंट करके बताना है। मतलब इंडिया ने जब पहल की थी तो यूएन ने वर्ल्ड योगा डे किस ईयर से मनाना शुरू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो लोक परीक्षा अधिनियम है ये 12 फरवरी को प्रेसिडेंट ने मंजूरी दी। ये आपको याद रखना है, कब? 12 फरवरी को प्रेसिडेंट ने मंजूरी दी। ठीक है, अब इसमें देखिए 10 साल का मैक्सिमम कैद का प्रोविजन है। मतलब आपको मैक्सिमम सजा कितने साल की होगी? 10 साल की, और 1 करोड़ रुपए फाइन लगेगा। कितना? अगर आप पकड़े जाते हो तो आप पे 1 करोड़ रुपए फाइन लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर परीक्षा में आप परीक्षार्थी हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हो, जैसे मोबाइल हो गए, ब्लूटूथ हो गए, तो आप पे 3 से 5 वर्ष की सजा हो जाएगी और 10 लाख रुपए फाइन लगेगा। तो आपको एक ये डेटा याद रखना है और एक ऊपर वाला डेटा याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इस कानून के दायरे में क्या क्या चीजें आएंगी। इस कानून के दायरे में यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, रेलवे की जो भी परीक्षाएं हैं वो, बैंकिंग से रिलेटेड कोई परीक्षाएं हैं वो, या एनटीए जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम सारे कराती है, वो सब इस एक्ट के दायरे में आएंगी। और इन एक्ट में अगर कोई धांधली पाई जाती है तो 1 करोड़ का मैक्सिमम पनिशमेंट लगेगा और कितने साल की सजा? 10 साल की मैक्सिमम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को की खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो भुज में क्या है? स्मृति वन बनाया गया है। जो भूकंप आया था भुज में 2001 में, उसमें काफी लोग मर गए थे, तो उनकी याद में भुज में क्या बनाया गया है? एक संग्रहालय बनाया गया है। उस संग्रहालय को यूनेस्को ने अपने स्मारकों में शामिल कर लिया है। यूनेस्को की जितनी खूबसूरत स्मारकें होती हैं वर्ल्ड में, यूनेस्को उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है। तो एक इंडिया की भुज की स्मृति वन भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए यूनेस्को एक पुरस्कार देता है, प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार। क्या नाम है इसका? प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार। इसमें टोटल 7 संग्रहालय शामिल हैं। इनके इस पुरस्कार को अभी तक 7 ऐसी स्मृति वन को मिला है। ठीक है, तो एक उसमें भुज भी है, और भुज का कौन सा नंबर है? 3रा नंबर है। याद रखना भुज का 3रा नंबर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं भुज कहां पर है, तो गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में है। आगे चलते हैं। तो देखिए पहली बार भारत के किसी संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति और प्रकृति संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। इसका मतलब पहली बार ऐसी किसी जो इंस्टीट्यूट है या कह सकते हैं किसी बिल्डिंग को ऐसी मान्यता मिली है, वैश्विक मान्यता मिली है, मतलब वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, इस संग्रहालय का डिजाइन बहुत अद्भुत है, मतलब बहुत यूनिक डिजाइन है, और ये हजारों पेड़ों की हरियाली के बीच में भुज की पहाड़ी पर बना है। अब भुज की पहाड़ी कहाँ पर है आपको याद रखना है। तो भुज की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां? भुज की पहाड़ियां। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया, टोटल 7 संग्रहालय शामिल हैं। उसमें जो इंडिया का भुज है वो 3रे नंबर पर है। इंडिया की रैंक क्या है? भुज वाली में 3rd है। तो देखिए 3rd, इसके अलावा फर्स्ट कौन है? तो चाइना का A4 आर्ट म्यूजियम है। क्या है? चाइना का A4 आर्ट म्यूजियम। और मिस्र के गीजा में ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम। तो फर्स्ट हमें याद रखना है चाइना का है, सेकंड क्या है? मिस्र का है। मिस्र मतलब इजिप्ट का है। ठीक है, इनके नाम भी याद रखने हैं। तो कैसे याद रख सकते हैं? देखिए सी
से चाइना और A4। एक याद हो गया, A4 साइज का पेपर भी आता है, तो चाइना के लोग A4 साइज के हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। मिस्र का गीजा, तो ये आपको पता ही होगा कि ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम ही आ रहा है, इजिप्ट ही आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा। आगे अन्य 4 और हैं, ये 4 के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आजकल आदत हो गई है, ट्रेंड बन गया है कि यूपीपीसीएस क्या करेगा, एक साइड म्यूजियम के नाम लिख देगा और कंट्री के नाम लिख देगा, क्योंकि इंडिया का नाम भी शामिल है एक। ठीक है, तो इंडिया का नाम आपको पता होगा, बाकी नाम भी पता होंगे, तभी आप सही कर पाएंगे। तो देखिए जापान का क्या नाम है इसका, एक मिनट इसको इरेज कर दूं। जापान का क्या नाम है, जापान के हिरोशिमा का सिमोसे आर्ट म्यूजियम। तो आपको कैसे याद रखना है, जापान के लोग समोसा बहुत खाते हैं, पता नहीं वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, बट आपको ऐसे याद रख लेना है कि जापान के लोग समोसा बहुत खाते हैं। ठीक है, नीदरलैंड का एलेप्डॉन, एलेप्डॉन में पैलेस हैटलू, तो कैसे याद रखना है, नीदरलैंड में पैलेस बहुत अच्छे हैं, मतलब घर अच्छे बने हैं नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड का पैलेस हैटलू। ओमान का ओमान एक्रोस, पता ही लग रहा है। ठीक है, ओमान का ओमान एक्रोस, इसको मैंने ऐसे याद करने का तरीका बनाया है, एक्रोस मतलब क्रॉस बना दो और ओ बना दो, तो बंद हो गया ये। तो ओमान का एक्रोस एसेज म्यूजियम, और पोलैंड का पॉलिश आपको पता ही है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, भूलने नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना कि भुज की रैंक 3rd है, टोटल 7 है, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है और पहला ऐसा म्यूजियम है, और हमने ये सारे याद किए, ये सारे नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो भूकंप आया था, ये 26 जनवरी 2001 को आया था, ये आपको याद रखना है। कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, और ये स्मृति वन कब बना था, 28 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ये 2 फैक्ट दोनों याद रखते हैं, 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया और 28 अगस्त 2022 को स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मैं आपको कुछ डेट इसलिए याद कराता रहता हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अब ये स्मृति वन न्यूज में है तो पूछ लेगा, हो सकता है। आगे चलते हैं, मैंने बताया कि स्मृति वन भुज की पहाड़ियों पर लोकेटेड है, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखी हुई है मियावाकी जंगल। तो ये मियावाकी जंगल में फैला हुआ दुनिया का सबसे, यहाँ पे जो स्मृति वन बना हुआ है वहां पे एक मियावाकी जंगल है और दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है। तो ये मियावाकी जंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या होता है, क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2022 में कि मियावाकी मेथड क्या है। तो मियावाकी मेथड में होता क्या है, मिनी फॉरेस्ट डेवलप किए जाते हैं, क्या छोटे छोटे फॉरेस्ट डेवलप किए जाते हैं, कहाँ पे, अर्बन एरिया में, मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। अब मियावाकी फॉरेस्ट कहाँ की टेक्निक है, ये एक जैपनीज टेक्निक है, जापान की टेक्निक की मदद से मियावाकी जंगलों को डेवलप किया जाता है और इंडिया में कई जगह डेवलप हो चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उनको बहुत पास पास लगा देते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में जगह कम होती है, तो पेड़ों को पास पास लगा दिया, और लोकल ट्रीज होते हैं वो उस एरिया के। ठीक है, अब जब पास पास लगा देते हैं तो पेड़ आपस में कॉम्पिटिशन बहुत करते हैं, क्योंकि पेड़ों की जगह पानी खींचती हैं तो कॉम्पिटिशन करती हैं, तो पेड़ जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये है मियावाकी मेथड। इसमें और भी टेक्निकलिटीज हैं, बस आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो इस पर दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है, क्लियर। तो ये भूलना नहीं है, मियावाकी मेथड अपने एग्जाम में भी आ सकता है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगी है, सीएसआरआई के मुख्यालय में, सीएसआईआर के मुख्यालय में लगी है, मतलब हेडक्वार्टर में लगी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, नई दिल्ली में। तो जलवायु घड़ी की बात हो रही है, इसका मतलब क्लाइमेट क्लॉक की बात हो रही है। अब क्लाइमेट क्लॉक का रोल क्या है, क्लाइमेट क्लॉक का रोल ये है कि हमें कुल मिला के जीरो एमिशन करना है, जीरो एमिशन के हम जितना एमिट कर रहे हैं और उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमें कुल मिला के जीरो एमिशन करना है। अब जीरो एमिशन के लिए हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो क्या ट्रैक पर हैं, सही स्टेप्स ले रहे हैं, तो वो कैसे ट्रैक करेंगे, हम क्लाइमेट क्लॉक के थ्रू ट्रैक करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले कहाँ लगी थी, तो न्यूयॉर्क में ये लॉन्च हुई थी। अब इंडिया में भी लग गई है, कहाँ पे, सीएसआईआर के हेडक्वार्टर में, याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म फिर आ गई, चिया पास। अब ये चिया पास भी न्यूज में है, न्यूज में मतलब आपको पता होना चाहिए, बेसिक ज्योग्राफी की टर्म है। देखिए चिया पास एक प्लेटू है, कहाँ पे, मैक्सिको में। चिया पास एक प्लेटू है और ये मैक्सिको में है, याद रखना क्या है, प्लेटू है। ठीक है, आगे चलते हैं। कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रायल का सफल परीक्षण। तो क्या हमने इससे करंट अफेयर निकाला कि कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है, क्या कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे पुल। इसकी लेंथ कितनी है, 1.3 किलोमीटर है और 359 मीटर का है। कितना, 1.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 359 मीटर का है ये। ठीक है, और कौन सी रिवर पर है, चिनाब रिवर पर है, ये भी नहीं भूलना। ठीक है, चिनाब रिवर पर है और 359 मीटर का है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए इसमें आपको और क्या याद रखना है कि जो चिनाब नदी है, ये हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफी का बेसिक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि जो चिनाब नदी है भारत और पाकिस्तान के बीच है और एक सिंधु की सहायक नदी है, मतलब सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब इंडस की ट्रिब्यूटरी क्या है, चेनाब रिवर है। तो देखिए इंडस का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी का नॉर्थ से साउथ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या है, नॉर्थ में इंडस है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है। यहाँ पे कौन सी रिवर की बात हो रही है, चेनाब रिवर की। अब देखिए चेनाब रिवर की दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी हैं, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा रिवर और भागा रिवर टांडी पे आके मिलती हैं, कहाँ पे, टांडी पे आके मिलती हैं। टांडी का है, हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद उसे चेनाब मिल बोलते हैं। तो हमने क्या क्या जाना, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस है। और चेनाब रिवर की दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी हैं, चंद्रा और भागा, टांडी पे आके मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा। इसका मतलब तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरल में है, और जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा, मतलब वहां पर जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो उसको लैंड में, मतलब जमीन में दफनाते नहीं है, जमीन में नहीं डाल देते ऐसे ही, वो उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब जीरो वेस्ट टू लैंडफिल वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, ये दर्जा उसे किसने दिया है, CII ने दिया है। किसने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। अब यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिससे वेस्ट से हम वेल्थ बना रहे हैं, कैसे, वेस्ट था, जो कचरा था, जीरो वेस्ट था, ठीक है, और उससे हमने वेल्थ बनाई, वेल्थ मतलब एनर्जी जनरेट की। तो एक कीवर्ड यूज करते हैं हम मेंस में, वेस्ट टू वेल्थ, या गार्बेज टू गोल्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना दोनों कीवर्ड, मेंस के टाइम पे फिर बताऊंगा। तो वेस्ट टू वेल्थ या गार्बेज टू गोल्ड, यहां पे एक कीवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए WHO ने क्या किया है, हैदराबाद में हमारा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, उसको मान्यता दे दी है। किसको, हैदराबाद वाले एक इंस्टीट्यूट को। तो उसका नाम क्या है, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेरिटेज, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेरिटेज। ठीक है, आगे चलते हैं। और WHO जब किसी इंस्टीट्यूट को मान्यता देता है तो 4 साल के लिए मान्यता देता है। ठीक है, और इससे पहले 2 इंस्टीट्यूट को मान्यता मिल चुकी है, और रिसेंटली जिसको मिली है वो तीसरे नंबर का है, NIIMH। ठीक है, NIIMH ने क्या किया है, ये आयुष से रिलेटेड क्षेत्रों में इसने क्या किया है, बहुत डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्या, डिजिटली बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं इसने। आयुष से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उनको सिस्टमेटाइज किया है, उनको डिजिटलाइज कर दिया है। ठीक है, और उस एक पोर्टल डेवलप किया है, उसका नाम क्या है, अमर पोर्टल। ये आपको भी नहीं भूलना है, अमर पोर्टल किसने डेवलप किया है, NIIMH ने। और किससे रिलेटेड है, आयुष जो टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू इलाज वगैरह किया जाता है, उसके लिए अमर पोर्टल को डेवलप किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बार इस इंस्टीट्यूट का एक पोर्टल और है, शाही पोर्टल, वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। किससे, आयुर्वेद से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च। तो यहां पे क्या याद रखना है, DD किसान ने 2 AI एंकर को लॉन्च किया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड 2 एंकर, कृषि और भूमि, नाम नहीं भूलना, कृषि और भूमि, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कि दोनों एंकर के नाम क्या हैं। ठीक है, कुछ भी बना के रख देगा, तो आपको अगर एग्जैक्ट पता होगा तभी आप सही कर पाओगे। ठीक है, अब ये देखिए इससे क्या फायदा होगा, जो कृषि से रिलेटेड सुविधाएं हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं उनके रिलेटेड ये जानकारियां प्रोवाइड करेगा, और कम से कम 50 लैंग्वेज में जानकारियां प्रोवाइड करेगा, 24 घंटे काम करेगा। ठीक है ना, 365 दिन 24 घंटे। तो आप मतलब क्या है कि हमें किसान जो कृषि करते हैं उनको मौसम विज्ञान की जानकारी चाहिए, वेदर की जानकारी चाहिए। ठीक है ना, बाजार में क्या कीमत है किसी की, सरकारी योजनाएं कौन सी चल रही हैं, इन सब की जानकारी चाहिए। तो वो कौन देंगे, ये AI का 24 घंटे 365 दिन देंगे, तो इससे किसानों को फायदा होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि DD किसान एक सरकारी चैनल है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में। इसकी डेट नहीं आपको याद रखनी, बट ये याद रखना है कि 2015 में स्टार्ट हुआ था, और एंकर के नाम क्या है, कृषि और भूमि। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार का नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य। क्या, बिहार का कौन सा, नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य। ये आपको याद रखने हैं कि
ये रामसार स्थल घोषित किए गए हैं। अब देखिए रामसार क्या है, रामसार एक सिटी है, कहाँ पे, ईरान में। रामसार एक सिटी है ईरान में, ठीक है। अब क्या है कि रामसार सिटी में 2 फरवरी 1971 को कई कंट्रीज के लोग मिले और एक रामसार एग्रीमेंट साइन किया। इस रामसार एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि हमको वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इंडिया के टोटल 42 वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। कितने, इंडिया के 82 वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है। अब मैं ये बात करता हूं कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2024 के लिए थीम क्या है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। तो 2024 के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि इंडिया ने रामसार एग्रीमेंट को कब साइन किया, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इसको साइन किया और इंडिया में अभी तक 82 साइट्स रामसार डिक्लेयर कर दी गई हैं। मतलब इसके तहत अब इन वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो रिसेंटली 81 नागी है जो कि बिहार में है, और नटकी है वो भी बिहार में है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो नागी जो वेटलैंड साइट है ये 80वें नंबर की है और ये मैन मेड है। कैसी है, मैन मेड है। और ये कहाँ पे है, बिहार के जमुई जिले में है। जमुई जिले में है, मानव निर्मित है, मैन मेड है और भारत के जमुई जिले में लोकेटेड है, ठीक है। ये बिहार के जमुई जिले आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, डिस्ट्रिक्ट भी, स्पेशली बिहार पीसीएस के एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नटकी पक्षी अभ्यारण्य की। ये 82वें नंबर का है, ठीक है, और ये भी मैन मेड है। आगे चलते हैं। अब देखिए दुनिया में जितने भी रामसार स्थल हैं सबसे ज्यादा कहां पर हैं, यूके में हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं, 175। और उसके बाद किसका नंबर आता है, मैक्सिको का, ठीक है, मैक्सिको का। अगर तीसरी सबसे बड़ी संख्या की बारे में बात की जाए तो यूके फर्स्ट है, मैक्सिको सेकंड है, इंडिया और चाइना बराबर पे 3rd नंबर पे है। और इंडिया और चाइना में कितनी है, टोटल 42 हैं। तो आपको ये इतने याद रखने हैं, इंडिया और चाइना में कितने हैं, सॉरी 42 नहीं 82, बार 42 निकल रहा है, बट आपको कितना याद रखना है, 82 याद रखना है, 82 है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया। क्या, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया। किसने दिया, विश्व शिल्प परिषद ने, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि श्रीनगर में क्या होगा, जो क्राफ्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, मतलब बुनियादी ढांचा डेवलप होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, ठीक है। अब एक और चीज इसमें याद रखनी है आपको, यूनेस्को ने श्रीनगर को 2021 में क्रिएटिव सिटी का दर्जा भी दिया था। मतलब क्राफ्ट से रिलेटेड क्रिएटिव सिटी का दर्जा यूनेस्को भी दे चुका है। अब शिल्प शहर का दर्जा किसने दिया है, क्राफ्ट सिटी का दर्जा, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिया है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, आपको याद रखने हैं कि अभी रिसेंटली किसने दिया है, वर्ल्ड शिल्प काउंसिल ने दिया है, क्राफ्ट काउंसिल ने, और क्रिएटिव सिटी का दर्जा 2021 में किसने दिया था, यूनेस्को ने, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। अब विश्व स्मृति रजिस्टर क्या है, वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर के बारे में बात की जा रही है कि यूनेस्को एक वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर निकालता है और उसमें इंडिया के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन, इन तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को जब शामिल किया गया था उससे रिलेटेड मीटिंग कहां पर हुई, ये सबसे पहले याद रखना है, उलान बतूर में। उलान बतूर कहां है, मंगोलिया में है। उलान बतूर कहां है, मंगोलिया में। तो यूनेस्को की मीटिंग हुई, 10वीं मीटिंग हुई और उलान बतूर मंगोलिया में हुई। वहां पे इन तीनों को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया, ठीक है, या मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। अभी तक यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में टोटल 20 ऐसी कृतियों को शामिल किया है, 20 ऐसी बुक्स को शामिल किया है। उसमें इंडिया की रिसेंटली 3 डिक्लेयर हुई हैं, एक पहले डिक्लेयर हो चुकी थी, तो टोटल इंडिया की 4 हैं, बाकी 16 और कंट्रीज की हैं। तो कौन कौन सी 4 हैं वो हमें पता होना चाहिए। देखिए सुल्ताना का सपना, मतलब सुल्ताना ड्रीम, ये किसने लिखी है, रोकिया हुसैन ने लिखी है। ये वाली बुक एनसीईआरटी में भी
भी लिखी हुई है, तो ये आपको याद रखनी है, डायरेक्टली पूछ लेगा। सुल्ताना ड्रीम किसने लिखी, तो रोकिया हुसैन ने लिखी। और किससे रिलेटेड, नारीवादी के काल्पनिक रूप में, मतलब वुमेन से रिलेटेड इमेजरी जो थॉट्स थी उसको लेके एक उपन्यास लिखा था रोकिया हुसैन ने। नाम नहीं बोलना, सुल्ताना ड्रीम किसने लिखी, रोकिया हुसैन ने। यहाँ पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा है। ठीक है, आगे रामचरितमानस पूरी दुनिया को पता है, नहीं बताऊंगा इसे, आप खुद से पढ़िए। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा, याद रखना, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं, आनंदवर्धन की सहृदय लोकलोचन। तो ये चारों आपको याद हो गई, रामचरितमानस आपको पता है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा और सहृदय लोकलोचन आनंदवर्धन। तो आपको देखो, सहृदय लोकलोचन हो सकता है आप भूल जाओ, तो आनंद कब आएगा आपको, जब आपके हृदय खुश होगा, दिल खुश होगा, तभी आपको आनंद आएगा। तो सहृदय लोकलोचन। ठीक है, सुल्ताना ड्रीम रोकिया हुसैन, ये भी मिलान करने आ गया, तो आपको याद होना चाहिए। मीटिंग कहां पे हुई, उलान बतूर में, ये नहीं भूलना है। ठीक है, उलान बतूर कहां है, मंगोलिया में, मंगोलिया की कैपिटल है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के कई सारे ट्रांसलेट हुए हैं, ट्रांसलेशन। तो एक ट्रांसलेशन है अनवर ए उसेली, अनवर ए उसेली। ये एक बार सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था कि अनवर ए उसेली किसका ट्रांसलेशन है, तो पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे, उन्होंने पंचतंत्र का ट्रांसलेशन किया था। तो अनवर ए उसेली कौन सी लैंग्वेज में है, ये आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताना कि अनवर ए उसेली कौन सी, अनवर ए सुहेली है, सॉरी, अनवर ए सुहेली कौन सी लैंग्वेज में, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मेमोरी ऑफ द रजिस्टर की जो इनिशिएटिव है, यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। क्या, 1992 में। अब इससे क्या होता है कि जो भी बुक्स हैं साइंटिफिक वैल्यूज की या कल्चरल वैल्यू की, उनको अच्छे से कंजर्व किया जा सके। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे चलते हैं। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी। और किसके टाइम पे लिखी, मुगल सम्राट अकबर के टाइम पे। तो अगर मैं कहूं तुलसीदास अकबर के कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे, हाँ, अकबर के कंटेम्परेरी थे। और कब लिखी थी, 1574 में लिखी थी। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी थी, अवधी भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई, अवधी भाषा में, भूलना नहीं है, अवधी भाषा। और कौन से छंद में, हरि गीत का। ये देखो आपको हिंदी में याद रखना है कि हरि गीत का छंद में ये रामचरितमानस लिखी गई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है और काफी टिपिकल करंट अफेयर हो जाएगा, याद ही नहीं आएगा। इतना तो सबको याद रहता है कि तुलसीदास ने लिखी, अवधी भाषा फिर भी कई लोगों को याद होता है, बट कौन से छंद में, हरि गीत का छंद में। ठीक है, आगे चलते हैं। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, जिसका ट्रांसलेशन मैंने भी आपको क्या बताया, अनवर ए सुहेली। लैंग्वेज आपको बतानी है। ठीक है, अब पूछा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये पंचतंत्र क्या है, तो ये दंत कथाएं हैं। दंत कथाएं मतलब मोरल स्टोरी। इसका मतलब ये है कि इसमें मानव रूपी जानवरों की कहानियों के बारे में बात की गई है, मतलब इंसान की जानवर फॉर्म में दिखाया गया है, और उसके थ्रू बहुत सारी ऐसी लाइफ लेसन सिखाए गए हैं जो हमारी डेली लाइफ में मदद करते हैं। मतलब एथिकल और मोरल स्टोरीज के बारे में बात की गई है। तो ये पता होना चाहिए पंचतंत्र किससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पंचतंत्र के बारे में एक लाइन और लिखी आ सकती है कि इसका ओरिजिन तो इंडिया से हुआ इस बुक का, और धीरे धीरे करके ये फारस में पहुंच गई। फारस मतलब खाड़ी देशों में पहुंच गई, गल्फ कंट्री में, और उसके बाद ये यूरोप पहुंची। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सहृदय लोकलोचन किसने लिखा, आनंदवर्धन ने। हृदय में आनंद कब आएगा, जब हम खुश होंगे। ठीक है, तो हृदय आनंद ऐसे करके याद रखना है। और ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया, 9th सेंचुरी में लिखा गया, कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के शासनकाल में। किसके, अवंती वर्मन के शासनकाल में। तो ये भी याद रखना है कि जब आनंदवर्धन ने सहृदय लोकलोचन लिखा, कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट किसके टाइम, उसमें कौन थे, अवंती वर्मन। भूलना नहीं है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ए से आनंदवर्धन, ए से अवंती वर्मन। तो एटलीस्ट आप एग्जाम में अगर आएगा तो एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, बाकी 16 के नाम भी लिखे हुए हैं, वो हमें नहीं याद रखने हैं, हमें केवल इंडिया के नाम यहां याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारत लगातार 6वें वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा। मतलब 6 सालों से लगातार इंडिया में इंटरनेट शटडाउन हो रहा है। कितने सालों से, 6 सालों से, और शीर्ष पर है। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो ये रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट किसने निकाली, एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन। तो किसने, एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन। ये आपको याद रखनी है थीम। मतलब श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, इंक्रीजिंग वायलेंस और इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, इंक्रीजिंग वायलेंस और इंटरनेट शटडाउन।
अब देखिए इंडिया फर्स्ट नंबर पर है 6 सालों से, तो सेकंड नंबर पे कौन है? म्यांमार है। सेकंड नंबर पे कौन है? म्यांमार है। और थर्ड नंबर पे ईरान है। तो वैसे ये वाली रैंकिंग बहुत कम चांस होते हैं क्योंकि इंडिया को गलत लाइट में दिखाया गया है। ठीक है, अपनी कंट्री के रीजन रहते हैं कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया, बट इंटरनेट शट डाउन करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में है। जो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है उसके अगेंस्ट में है। तो इंटरनेट शट डाउन इतना नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे भारत देश के लिए गलत बात है। बट हमारी रैंक बुरी है तो बहुत कम चांस है पूछेगा। फिर भी इंडिया, म्यांमार, ईरान फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए एक लाइन रखी हुई है कि इंटरनेट शटडाउन से देश में बेरोजगारी बढ़ती है। क्या आपको समझ में आया इस लाइन का मतलब? देखिए आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी में क्या लिखा हुआ है कि हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं या कोई भी ट्रेड कैरी आउट कर सकते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन करेंगे तो उससे रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) जी में ये बात की गई है। तो इंटरनेट के थ्रू आपको पता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, तो जब इंटरनेट ही बंद हो जाएगा तो बिजनेस कैसे करेंगे? जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या आप परचेज कर पाओगे? तो इसकी वजह से फिर क्या होगा? वो कंपनियां उनके यहाँ जो एम्प्लॉय है उनको बाहर निकालने लगेंगी, तो इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। मतलब इंडियन आर्मी ने क्या किया? एक भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। ठीक है, अब उसकी फुल फॉर्म पहले याद रखनी है। भीष्म क्या है? भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। एक बार आई रिपीट करता हूं, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, और इसको कहां पे? अब देखिए ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको कहीं भी कैरी करके ले जाया जा सकता है, बट हम उठा के नहीं ले जा सकते। इसको प्लेन के थ्रू कहीं भी उठा के ले जाया जा सकता है। तो इसको भारतीय वायुसेना क्या किया? भारतीय वायुसेना उठा के ले गई और आगरा के मलपुरा में इसे पैराशूट की मदद से नीचे मतलब लैंड करा दिया। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ? इस हॉस्पिटल के थ्रू इलाज किया जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है। और पहली बार कहां पे गिराया गया? आगरा के मलपुरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस भीष्म जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये क्यूब के शेप का है, ठीक है, और 200 लोगों का इलाज कर सकता है। एक हॉस्पिटल में 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। छोटा सा हॉस्पिटल होगा क्यूब टाइप का। अब देखिए इसका फायदा क्या है? बेनिफिट ये है कि जो फार फ्लंज एरिया है, जैसे बॉर्डर एरिया में हम हर जगह हॉस्पिटल तो डेवलप नहीं कर सकते। अब वहां पे मान लो किसी को गोली लग गई है या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, तो इस हॉस्पिटल के अंदर ये सब होगा। और उस एरिया में हमने गिरा दिया, ठीक है, जहां पे मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे उन लोगों का इलाज किया जा सकता है। यही इस सब में लिखा हुआ है। सुदूर दुर्गम इलाकों में इनको उतारा जा सकता है। और इसका वेट कितना है? 720 kg। ये बस याद कर लीजिए, 700-800 kg के आसपास है ये। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया एक क्यूब के शेप का है। इसमें एक्सरे की मशीन, खून की जांच करा सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, वेंटिलेटर है, मान लो कोई फ्रैक्चर हो गया तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे और उनका इलाज किया जा सकेगा। तो भीष्म क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। बस इतना ही पूछ लेगा, भीष्म क्या है? तो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इसकी फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, HSM। तो इसको कैसे याद रख सकते हो कि SHM इस सीक्वेंस में है? तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको SHM दिमाग में रखना है कि SHM की सीक्वेंस में इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। वनाग्नि को रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। तो देखिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन क्या है कि फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। तो पिरूल क्या होते हैं? बेसिकली उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, तो उनकी पत्तियों को क्या बोलते हैं? पिरूल बोलते हैं। अब क्या होता है कि पत्तियां गिर जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत आग लग जाती है। तो उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि आप चीड़ की पत्तियों को कलेक्ट करो और हमारे पास लेके आओ, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, 50 रुपए किलो के हिसाब से पैसे देने की इसमें बात की गई है। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि पिरूल का तात्पर्य क्या है कि वहाँ पे चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां सूख जाती हैं तो वनों में आग लग जाती है। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट, एक तरीके से पत्तियां तो वेस्ट हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। तो इन पत्तियों से हम क्या करेंगे? बिजली बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। तो देखिए यहां पे क्या बात कर रही है? प्रोडक्शन की, मतलब इंडिया में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में तीसरी रैंक है।
प्रोडक्शन याद रखना, ठीक है। तो ये कैसे पता लगा हमें, तो एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट से हमें ये पता लगा। ये किसने निकाली, एम्बर ने निकाली, बट एम्बर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक 3rd है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंक 3rd है और इंडिया ने किसको पीछे छोड़ा है, तो जापान को पीछे छोड़ा है। किसको, देखिए हम पढ़ तो लेते हैं, अब हम जापान यहाँ पे पढ़ देते भूल जाते, एग्जाम में पूछ लेता 3rd रैंक है, हमें 3rd रैंक तो याद रह जाती। अब ये पूछता किसको पीछे छोड़ के 3rd रैंक आई है, तो जापान को पीछे छोड़ के रैंक आई है 3rd, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 2015 में इंडिया की रैंक कितनी थी, तो 9th रैंक पे था प्रोडक्शन में, अब कितना है, 3rd रैंक पे है, जापान को पीछे छोड़ के, ठीक है। आगे देखिए कि 2023 में इंडिया ने कितने बिलियन यूनिट जनरेट किया, तो 113 बिलियन यूनिट, याद नहीं रखना है, बस इतना आइडिया ले लीजिए। जापान ने जनरेट किया 110, तो इंडिया ने कितना जनरेट किया, 113, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इंडिया जितना एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जितना भी इंडिया करता है, उसका 5.8% कहां से आता है, सोलर एनर्जी से आता है। ये आपको याद रखना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि टोटल एनर्जी का 5.8% हम सोलर एनर्जी से जनरेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि इस मामले में पहले स्थान पर चीन, अमेरिका और ब्राजील, अभी तो हमने 3rd पढ़ा था, तो यहां पे बात हो रही है वृद्धि की, कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई, तो चाइना में, यूएसए में, ब्राजील में। वृद्धि का मतलब इंक्रीज, पिछले साल से कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2022 में कितना प्रोडक्शन हुआ और 2023 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इंक्रीजिंग के मामले में सबसे ज्यादा चाइना में हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, फिर ब्राजील में हुआ, ठीक है। ये आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। और इंडिया में इंक्रीज के मामले में 4थी रैंक है, देखिए ये लिखा हुआ है, एक बार रेज कर देता हूं, आप देख लीजिए। इंडिया का इंक्रीज के मामले में 4th रैंक है, एक बार यहां लिख रहा हूं, इंक्रीज के मामले में 4th रैंक है और प्रोडक्शन के मामले में 3rd रैंक है। क्लियर, तो देखिए यहां प्रोडक्शन की बात की गई है, तो चाइना 1st, अमेरिका 2nd, इंडिया 3rd। इंक्रीज के मामले में चाइना 1st, यूएसए 2nd, ब्राजील 3rd, ये याद रखना है, ठीक है। और प्रोडक्शन के मामले में इंडिया 3rd। आगे चलें, कंफ्यूजन क्लियर है? अगर हो गया हो आपका ये कंफ्यूजन तो कमेंट करके बताइए 3rd किसकी है, इंडिया की 3rd रैंक किसमें है और 4th रैंक किसमें है। आगे चलते हैं। भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। अगर मैं बात करता हूं भारत का पहला संविधान पार्क, तो कहां पे, सॉरी भारत का नहीं है, ये महाराष्ट्र का संविधान पार्क है पहला, और पुणे में उद्घाटन इसका किया गया, पुणे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहां किया गया, तो जयपुर के राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहां किया गया, जयपुर के राजस्थान में, अब महाराष्ट्र में भी उद्घाटन कर दिया गया है। तो देखिए संविधान पार्क बनाने का उद्देश्य क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी वैल्यूज हैं, संविधान के जो भी मतलब वैल्यूज हैं, उनके बारे में आपको जानकारी अवगत कराना, आपको मतलब जो भी सिटीजन्स हैं उनको जानकारी अवगत कराना, और सिटीजन्स को अपने राइट्स के बारे में पता हो, ड्यूटीज के बारे में पता हो। और इस जो पुणे में बनाया है उनमें संविधान की जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। ये किससे ऐड किए गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। अगर मैं यही पूछता हूं ये कौन से ईयर में आया था 42nd, तो 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था, ईयर याद रखना है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कितने, 10 जोड़े गए थे। फिर बाद में एक जोड़ा गया, तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में हुआ था और उस समय कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब किसकी सरकार थी, या आपको किसकी सरकार थी, इस पे कमेंट जरूर करना है, पक्का बताना है कौन था, ठीक है। जो सही बताएगा उसको मैं पिन कर दूंगा उसके कमेंट को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं यहां नहीं बताऊंगा, मैं आपकी नॉलेज भी देखना चाहता हूं कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। मतलब जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट भी याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, एनफोर्स किया गया, क्या, एनफोर्स, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखिए तेंदुओं की जनगणना से रिलेटेड रिपोर्ट आई है। तेंदुओं की जनगणना का मतलब क्या है? लेपर्ड की बात हो रही है। किसकी? लेपर्ड की, LEOPARD, ठीक है, उनकी रिपोर्ट आई है। अब ये कब आई है? 29 फरवरी को आई है। तो यहीं अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? टाइगर डे, मतलब चीता डे मनाते हैं 29 जुलाई को। फरवरी को नहीं मनाते, याद रखना। बट यहाँ पे 29 वर्ड से मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको याद करा देता हूँ कि टाइगर डे मनाते हैं। अब लेपर्ड की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कहा गया है कि भारत देश में कितने लेपर्ड हो गए हैं? टोटल 13874। 13874। आपको कैसे याद रखना है कि देखिए 3 और 4 है, इसमें 7 और 8 है। तो अगर एग्जाम में आए तो आपके दिमाग में ये फीड हो गया, अच्छा 5 डिजिट नंबर था 13874, और एक 3 लिखा हुआ था, उसमें 4 लिखा हुआ था, 7 लिखा हुआ था, 8 लिखा हुआ था। तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर रहेगा, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। कहीं 5 लिखा आ गया किसी वर्ड में तो आप उसे काट दोगे ना, ये तो आंसर नहीं है क्योंकि 5 तो नहीं लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा 2014 में कितनी थी? 7910। याद नहीं रखना है, ये बस बताने के लिए बता दिया है। अब वृद्धि कितनी हुई है पिछले साल की तुलना में, 2014 की तुलना में? तो सॉरी 2018 से 2022 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? 7.95%। ये परसेंटेज याद रखनी है, कितनी? 7.95%। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं तेंदुए? मध्य भारत व पूर्वी घाट में, मतलब मिडिल इंडिया में और ईस्टर्न घाट में। मिडिल इंडिया और ईस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरे नंबर पे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। एक 13874 याद रखना है, एक सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं और कितने परसेंट वृद्धि हुई है 2018 के कंपैरिजन में? 7.95, इतना याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वह गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो हैं वहां पे सबसे ज्यादा गिरावट आई है। तो पूछा जाए सबसे ज्यादा गिरावट तेंदुआ रिपोर्ट में कहां पे आई है? लेपर्ड की रिपोर्ट में, तो शिवालिक की पहाड़ियों में। सबसे ज्यादा कहां है? मिडिल इंडिया में, ईस्टर्न घाट में। कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 7.9%। और कितने हैं? 13874। इतना डेटा आप याद रख लेंगे। देखिए आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक में है, फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु में। तो देखिए आप इसे हो सकता है भूल जाएं, एक बार पढ़ा फिर आपको याद ही नहीं रहा, एग्जाम में आ गया। तो देखिए इंडिया का मैप आप जब भी बनाओगे, एक आपको तरीका बता दे रहा हूं कि जो भी रिपोर्ट आप पढ़ो और रैंकिंग की रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो आपको जैसे इंडिया का आपने मैप बना लिया, बहुत गंदा सा बना है, मान लो ये बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे मध्य प्रदेश है, आपने लिख दिया मध्य प्रदेश, फिर यहां पे महाराष्ट्र है, यहां महाराष्ट्र लिख दिया, फिर यहां कर्नाटक है और यहां तमिलनाडु है। इसके बाद इनको मिलाते चले गए, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक फीड हो गया कि जो मैंने एरो बनाया था ऊपर से नीचे की तरफ था, तो फिर आपके दिमाग में मतलब पिक्चर मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा यहां लिख दो फर्स्ट, यहां लिख दो सेकंड, यहां लिख दो थर्ड, यहां लिख दो फोर्थ, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अरेंज करो कि सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां पे है, ठीक है, टॉप 4 अरेंज करने हैं, तो आपके दिमाग में ये तो फीड हो जाएगा। अच्छा ऊपर से नीचे एरो था, अगर मैं एकदम से लिख दूं छत्तीसगढ़ या लिख दूं बिहार तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। अच्छा मेरे एरो में जब मैंने बनाया था तो बिहार तो था ही नहीं, तो ऐसे ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, क्लियर। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। को कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे ऊंची सुरंग बन गई है। हमने सबसे ऊंचा पुल पढ़ा था चेनाब कश्मीर में, ठीक है। अब सबसे ऊंचा पुल पढ़ रहे हैं, सबसे ऊंची सुरंग पढ़ रहे हैं। सुरंग कहां पे है? सेला सुरंग है और वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, इतना याद रखोगे। आगे चलते हैं। देखिए ये जो सुरंग बनी थी इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है, मतलब मिरेकल ऑफ इंजीनियर माना जा रहा है। अब क्यों माना जा रहा है ये देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत मतलब वहां पे काफी हिली टेरेन है, तो ऐसे एरिया में ये बनी है तो इसलिए इसको ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। और ये सबसे ऊंची सुरंग है, मतलब ये सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता इसको दी गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक नाम भी यहां पे मैं बताऊंगा आपको, ऑर्नोल्ड डिक्स, ये नाम आपको रट लेना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये जो सुरंग बनी है वो ऑस्ट्रेलियाई सुरंग के बेसिस पे बनी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जैसे सुरंग बनती है उसके मॉडल को कॉपी करते हुए यहाँ पे इंडिया में बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया वर्ड है, सॉरी ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। यहाँ का एक बंदा है ऑर्नोल्ड डिक्स। अब ये न्यूज में था बहुत, आप न्यूज़पेपर देखेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो इनका नाम आपको बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अभी आपने सुना होगा सिल्क यारा टनल,
ये कोलैप्स कर गई थी और उसमें कितने मजदूर फंस गए थे? 41 मजदूर फंस गए थे। अब वो उन 41 मजदूरों को निकालने के लिए काफी मेहनत लगी। तो ये जो बंदा है अर्नोल्ड डिक्स, ये टनल एक्सपर्ट है, इनको बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया से कि आप आइए, आप मदद करिए। तो इन्होंने मदद की, तो इस टनल से लोगों को बाहर निकाला गया। तो ये पूछा जा सकता है कि अर्नोल्ड डिक्स क्यों न्यूज में है या किससे रिलेटेड है, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में जब 41 मजदूर फंस गए थे तो इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से मदद की थी और उनको निकालने में, तो ये बहुत न्यूज में आए थे। ठीक है, अब एक और चीज जान लेते हैं, ये जो सिलक्यारा टनल है NH 134 पे है। कहाँ पे? NH 134 पे है। जो NH 134 हाईवे है उस पे ये टनल बनाई गई थी और ये 4 धाम प्रोजेक्ट का पार्ट है। किसका? 4 धाम प्रोजेक्ट का पार्ट थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो आज के लिए इतना करंट अफेयर रखते हैं, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इस बुक को पढ़ें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में भी समझाऊँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इस बुक को पढ़ने के लिए, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत कम है। तो इनको पढ़ते रहिए और जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।